स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। इंदौर के राजवाड़ा महल में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में मंत्री विजय शाह नहीं पहुंचे। मीटिंग से ठीक पहले सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाया, लेकिन मंत्री विजय शाह नजर नहीं आए। दरअसल मंत्री जी ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद से ही वे अंडरग्राउंड है। एक खास रिपोर्ट देखिए। मंगलवार को माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर इंदौर में मोहन सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग से पहले राजवाड़ा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने मंत्रियों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई, लेकिन इस ग्रुप फोटो में नहीं दिखे मंत्री विजय शाह। सबकी निगाहें विवादित मंत्री विजय शाह पर टिकी थी, ताकि शायद दिख जाएं विजय शाह मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री हैं। अब सवाल है कि मंत्री विजय शाह खुद ही कैबिनेट की मीटिंग में नहीं आए या फिर सरकार ने उनसे खुद ही दूरी बना ली। कभी कभी कैबिनेट में नहीं पहुंचना ये व्यक्तिगत कारण होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि कैबिनेट में कोई अनुपस्थित नहीं रहता। समय समय पर अलग अलग कैबिनेट में कोई किसी कारण से नहीं आया, किसी कारण से नहीं आया, तो विजय शाह जी का कोई कारण हो सकता है, लेकिन उन्होंने या किसी ने कुछ कहा, ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंडर जुडिक्शन है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है। एसआईटी बन गई है। एसआईटी को गंभीरता से कहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि जो एफआईआर हुई है उसकी जांच करेगी। जांच करने के बाद वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा और उस पर सर्वोच्च न्यायालय जो कहेगा इसके प्रति सरकार प्रतिबद्ध है, हम सब प्रतिबद्ध हैं। कैबिनेट मंत्री विजय शाह आज इंदौर में हुई कैबिनेट बैठक की मीटिंग में नहीं पहुंचे। बड़ा सवाल हुआ, बड़ी चर्चाएं हुई। अगर पहुंचते तो शायद मामला तुल्य पकड़ता, चर्चाएं होती। इसको लेकर शायद मोहन सरकार ने ही कैबिनेट मंत्री विजय शाह को इस मीटिंग से दूर रखा। सवाल यह भी उठता है, अगर वो आते तो लोगों का ध्यान, मंत्रियों का ध्यान उनके ऊपर जाता और मामला तुल्य पकड़ता। हाल ही में कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान के बाद इंदौर जिले के मानपुर थाने में मंत्री विजय शाह के खिलाफ कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। मानपुर में दिए आपत्तिजनक भाषण के बाद विजय शाह ने 2 बार माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने उनके भाषण को गलत बताया। कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने मामले की जांच के लिए एक एसआईटी भी गठित की है। जब से कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मंत्री विजय शाह के मामले ने तूल पकड़ा है, तभी से मंत्री जी अंडरग्राउंड है। सोशल मीडिया पर उनकी किसी भी तरह की गतिविधि नहीं है, तो वही मीडिया के माध्यम से भी वे कुछ नहीं कह रहे हैं। सबसे साफ तो ये है कि भाजपा के किसी भी नेता के साथ अब सार्वजनिक रूप से मिलना जुलना भी नहीं है। इंदौर में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में राहवीर योजना लागू करने पर मुहर लगी है। इस योजना के तहत सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 रुपए की राशि मिलेगी। और क्या क्या फैसले मोहन कैबिनेट में लिए गए, देखिए रिपोर्ट। मोहन यादव कैबिनेट की बैठक इंदौर के राजवाड़ा के गणेश हॉल में हुई। बैठक में सीएम और कुछ मंत्री धोती कुर्ता पहने भगवा दुपट्टा डालकर पहुंचे थे। हॉल में देवी अहिल्या की मूर्ति को सीएम से आगे रखा गया। सीएम मूर्ति के दाईं तरफ बैठे थे। इंदौर में हुई कैबिनेट बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुई। मोहन कैबिनेट की इस बैठक का सबसे चर्चित फैसला राहवीर योजना है। इस योजना के तहत सड़क हादसे में घायल हुए लोगों की मदद करने वाले को नकद राशि से सम्मानित किया जाएगा। घायलों की मदद करने वाले को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। मुझे कहते हुए गर्व है कि अब कहीं पर भी एक्सीडेंट होगा, जो भी राहगीर रोक कर उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाएगा या उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाएगा, उसको 25,000 रुपये सरकार की ओर से मिलेगा। उसको तत्काल 108 एम्बुलेंस पर फोन भी करना होगा
और ये राहगीर योजना निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की जान बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। मोहन कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। हादसे में घायल लोगों की मदद के लिए राहवीर योजना, घायलों की मदद करने वाले को मिलेंगे 25,000 रुपए। इंदौर के MY अस्पताल के लिए 773 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। रीवा के जिला अस्पताल के लिए 321 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। ओंकारेश्वर में स्टैच्यू ऑफ वननेस के पास विकास को मंजूरी दी गई। ओंकारेश्वर में विकास के लिए 2100 करोड़ रुपए मंजूर। CM शहरी स्वच्छता कार्यक्रम फिर से शुरू करने को मंजूरी दी गई। कचरा गाड़ी मशीनें खरीदने के लिए 277 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। बुनकरों के लिए स्किल डेवलपमेंट शुरू करने को मंजूरी दी गई। स्किल डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि PM नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल आएंगे। 2 लाख महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। महिला कामगारों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से सभी औद्योगिक क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। साथ ही PM इंदौर मेट्रो, दतिया और सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण भी करेंगे। मोहन कैबिनेट की बैठक में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण बनाने का फैसला किया गया। इसमें कुछ हिस्सा देवास और धार का भी मिलाया जाएगा। इसके नियमों को मंजूरी दी गई है। इसे इस तरह तैयार किया गया है कि नगर निगमों के काम प्रभावित न हो। इंदौर से अरविंद चौकसे की रिपोर्ट। बढ़ती गर्मी के साथ मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक भी लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी भोपाल से लेकर प्रदेश के हर जिले से रोजाना डॉग बाइट की घटनाएं सामने आ रही हैं। अकेले भोपाल में सिर्फ 13 दिनों में महापौर हेल्पलाइन पर 1152 शिकायतें दर्ज हुई हैं, यानी हर दिन औसतन 30 से ज्यादा हमले। भोपाल के नीलबढ़ इलाके में रहने वाले दिलीप सिंह को लाइब्रेरी जाते समय आवारा कुत्ते ने काट लिया। वह नगर निगम पर ठीकरा फोड़ते हैं। यही भोपाल के रहने वाले ऑटो चालक अरशद के साथ भी हुआ। अरशद बताते हैं पूरे मोहल्ले में कुत्तों का आतंक है। आवारा ही है सारे, कोई पालतू नहीं है, मतलब सब बहुत ज़्यादा है। और नगर निगम वगैरह में कंप्लेंट करी तो उसके बावजूद भी उनका कोई ऐसा रिप्लाई नहीं आता। वो आते हैं ना सुनते हैं, फ़ोन उठाते हैं। कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि हमने फ़ोन करा था, वो उठाते हैं, फिर वो छोड़े आते, फिर वहीं आ जाते वापस। वो लपक गया था, वो पीछे मैं रुका तो उन्होंने काट लिया। अब वो हमारे इधर नगर निगम की गाड़ी भी नहीं आती कुत्ते पकड़ने वाली। दिक्कत होती है, बच्चों को भी काट लेते हैं। हमारे मोहल्ले के बच्चों को भी 4-5 बच्चों को भी काट चुके हैं। उधर बहुत सारे हैं। आवारा कुत्तों से लोग सिर्फ भोपाल में ही नहीं पूरे प्रदेश में परेशान हैं। 9 मई को शिवपुरी में 3 मासूम भाई बहनों को आवारा कुत्ते ने बुरी तरह जख्मी कर दिया। छोटी बहन को आवारा कुत्ता घसीट कर ले जा रहा था। दौड़ी दौड़ी आई मां ने उसे बमुश्किल बचाया। कुत्ते ने बच्चों के हाथ, पैर और पीठ में कई जगह काट लिया, जिससे बच्चे बुरी तरह जख्मी हुए। सबसे ज्यादा चोट 3 साल की बेटी को आई। क्या हुआ है तीनों बच्चों को? कुत्ता ने खाया। कैसे खाया? क्या खेत पे खेल रहे थे, हम काम कर रहे थे। 12 मई को नीमच में कुत्तों के झुंड ने एक स्कूली बच्चे को घेर लिया। एक महिला ने कुत्तों को भगाकर बच्चों की जान बचाई। नीमच के ही महावीर नगर में आवारा कुत्तों ने एक मासूम बच्ची पर हमला कर उसे नोच लिया। जनवरी में खंडवा में आवारा खूंखार कुत्ते ने शहर के बाजार में जमकर आतंक मचाया। इस खूंखार कुत्ते ने 1 मिनट में 6 बाइक सवारों को काटा। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 2022 से जनवरी 2025 तक 3,39,175 कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं। भोपाल में 13 दिन में मेयर हेल्पलाइन पर डॉग बाइट की 1152 शिकायतें दर्ज हुई। राजधानी में हर दिन करीब 30 मामले डॉग बाइट के दर्ज हो रहे हैं। ग्वालियर में औसतन 200 से अधिक मामले प्रतिदिन सामने आते हैं, जबकि जबलपुर में औसतन 125 मामले हर दिन दर्ज हो रहे हैं। गर्मी बढ़ी और सड़कों पर एक नया खतरा मंडराने लगा, आवारा कुत्तों का हमला। प्रदेश का कोई जिला आवारा कुत्तों के आतंक से अछूता नहीं है। मासूम बच्चे, बुजुर्ग, राह चलते लोग इन बेजुबान लेकिन खतरनाक जानवरों से परेशान हैं। सवाल है कि कितनी नसबंदी, कितनी शिकायतें और कितने घावों के बाद हालात सुधरेंगे। डॉग बाइट के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में तो अलग से क्लिनिक खोलना पड़ा। यहां रेबीज के इंजेक्शन और घाव का इलाज किया जा रहा है। इस क्लिनिक में हर दिन करीब 150 लोग पहुंच रहे हैं।
लगभग हमारे यहाँ 150 से 150 के बीच में प्रतिदिन केस आते हैं, इसमें 25-30 लोग नए होते हैं और जो पुराने वैक्सीन लगते हैं जिनको जो कंटिन्यूएशन में आते हैं वो लगभग 100 के आसपास प्रतिदिन आते हैं। तो एक अलग से ही एक क्लिनिक बना दी गई है क्योंकि इसमें घाव को इमीडिएट धोना बहुत ज़रूरी रहता है, तो इसमें घाव धोने की, वूंड को धोने की सुविधा बनाई गई है, रखी गई है। गर्मी में इससे इसमें डॉग भी रहता है, ऐसे समय पे डॉग को भी कई बार भूखा है, प्यासा है, धूप उसको भी लगती है, तो वो कई बार स्ट्रेंजर देख के वो काटता है। अकेले भोपाल शहर में आवारा कुत्तों की नसबंदी पर करीब 4.25 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इनकी आबादी थमने का नाम नहीं ले रही है। कुत्ते गर्मी के दौरान आक्रामक भी होते जा रहे हैं। नगर निगम का दावा है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर को पूरी क्षमता के साथ चलाया जा रहा है। नियमानुसार जो नसबंदी और वैक्सीनेशन किया जाता है, हमारे पास 3 एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर हैं जहाँ पर इनका कैस्ट्रेशन यानी नसबंदी और साथ में वैक्सीनेशन किया जाता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि पूरा फुल कैपेसिटी से हम उसको चलाएं। तो लगभग प्रतिदिन हमारा टारगेट रहता है कि 90 से 100 डॉग्स का कैस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन किया जाए। और पिछले 1 साल से हम लगातार मॉनिटरिंग करके ये हमने कोशिश की है कि हमारा ये एवरेज जो है वो बना रहे। मासूम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक आवारा कुत्तों से सब परेशान हैं। करोड़ों की नसबंदी योजनाएं, वैक्सीनेशन ड्राइव और हेल्पलाइन नंबर सब नाकाफी साबित हो रहे हैं। सरकार का वही पुराना जवाब। अभी इसमें बहुत चर्चा होना बाकी है, क्या फैसला करेंगे। बहुत सारे लोग मेरे पास डॉग लवर्स, बर्ड लवर्स, ये सब भोपाल से मेरे पास आए थे मिलने। मैंने उनसे भी कहा था कि अपन एक बृहद बैठक करके जो ऐसे लोग हैं चर्चा करेंगे कि क्या इसमें होना चाहिए। आवारा कुत्तों का खतरा लोगों की स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों का मुद्दा है। भोपाल से लेकर छोटे शहरों तक हालात चिंताजनक हैं। जरूरत जमीन पर ठोस कार्रवाई की है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद ना तो कुत्तों की आबादी कम हुई, ना ही कुत्तों के काटने की घटनाएं। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। इस साल 2025 में जनवरी से अप्रैल तक हर महीने औसतन 43 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। नक्सलियों के कोर इलाके जहां आम लोग भी आने जाने से डरते थे, अब वहां सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित किए जा चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें सुरक्षा बलों की ताकत और शौर्य की महज प्रदर्शनी नहीं, बल्कि नक्सलियों के लिए कड़ा संदेश है कि अब भी मौका है, हथियार डालकर मुख्य धारा से जुड़ जाओ, वरना। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके कोर्रा गुट्टा की पहाड़ियों पर 21 अप्रैल से एक बड़े ऑपरेशन का जिक्र किया जा रहा था और वो ऑपरेशन अब समाप्त हो चुका है। इसको लेकर आज बीजापुर के पुलिस लाइन में सीआरपीएफ के डीजी और छत्तीसगढ़ के डीजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और बताया कि ये ऑपरेशन क्यों पुलिस के लिए एक बड़ा ऑपरेशन था, माओवादियों को किस तरह से एक बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही साथ ये भी बताया कि कर्रे गुट्टा का जो हिल्स है उसके ऊपर माओवादियों ने किस तरह से एक बहुत बड़ा बेस कैंप बना रखा था। स्थिति ये थी कि वहाँ पर से बहुत सारे ऐसे सामान भी बरामद किए गए हैं जिन्हें नीचे लाना संभव नहीं था, जिसकी तस्वीरें जवानों ने ली हैं और वो तस्वीरों की प्रदर्शनी और साथ ही साथ सामान की भी प्रदर्शनी है जो यहाँ लगाई गई। देश में सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित बस्तर अब इस समस्या से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है और इसका कारण है सुरक्षा बलों का जज्बा और सरकार की नीति। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के पूरी तरह से बैकफुट पर होने की कहानी ये आंकड़े बयां कर रहे हैं। साल 2024 में छत्तीसगढ़ में करीब 250 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया। साल 2024 में औसतन हर महीने 21 नक्सली ढेर किए गए। साल 2025 के शुरुआती 4 महीने में ही 174 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। साल 2024 के शुरुआती 4 महीने में हर महीने औसतन 43 नक्सली मारे गए थे। जनवरी 2024 से अप्रैल 2025 तक 1200 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। जनवरी 2025 से अप्रैल 2025 तक 1300 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। नक्सलियों के सबसे सुरक्षित ठिकाने कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों पर अब सुरक्षा बलों का कब्जा है। बहुत कठिन वो दुर्गम इलाका था। उस दुर्गम इलाके में ऑपरेशन करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। 44 डिग्री टेम्परेचर का तापमान, जंगल पहाड़ का वो इलाका, और ऐसे इलाके में कठिन ऑपरेशन करते हुए
सुरक्षा बल के जवानों ने जिस प्रकार से इतने बड़े पैमाने पर हथियार, ईआईडी और राशन सामग्री इतनी बड़ी मात्रा में ये जब्त किया, हथियार बनाने के 4 उनके केंद्र को ध्वस्त किया और साथ ही 31 नक्सली जो लगभग 2 करोड़ के इनामी नक्सली ये मारे गए। तो निश्चित रूप से ये बड़ा कठिन ऑपरेशन था जिसे सुरक्षा बल के जवानों ने बखूबी अंजाम दिया। नक्सल समस्या के समाधान के लिए सरकार सिर्फ बंदूक से लड़ाई नहीं लड़ रही, बल्कि आदिवासियों का भरोसा भी कायम करने की कोशिश कर रही है। सुकमा के चिंगाबरम में 17 मई 2010 को नक्सलियों के दिए गए जख्म को भरने की कोशिश भी उन्हीं में से एक है। चिंगाबरम में यात्रियों के बस को नक्सलियों ने उड़ा दिया और आसपास के गांव के ग्रामीण, वो 16 ग्रामीण मारे गए थे। 15 तुरंत ही मारे गए, एक ग्रामीण बाद में इलाज के बाद फिर मारा गया। तो नक्सली बस्तर के आदिवासियों को क्यों मारते हैं, प्रश्न ऐसा है। और इसीलिए सारे लोगों के मन में था कि एक बार जाकर के हम उन बलिदानियों को फिर से एक बार याद करें, क्यों मारा गया बस्तर के। चाहे वो एर्राबोर की घटना हो, चाहे वो दरभागुड़ा की घटना हो, चाहे वो चिंगाबरम की घटना हो या वो मणिकुंटा की घटना हो, बस्तर के आदिवासियों को नक्सली क्यों मारते हैं। सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में बदलाव लाने के लिए बड़े कदम उठाए। ये काम 2 तरफा हो रहा है। एक तरफ नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाके में रणनीति के तहत 12 महीने में 35 से ज्यादा कैंप खोलने की तैयारी है। दूसरी तरफ सरकार की योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जिन इलाकों में नए कैंप खोले गए, वहां सरकार की योजनाओं को प्राथमिकता से पहुंचाने के लिए विशेष योजना नियत नेलानार शुरू की गई। इसके तहत बिजली, पानी, राशन, स्कूल, चिकित्सा, आवास योजना समेत तमाम सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास किया गया। आदिवासी ग्रामीणों का भरोसा जीतने की सरकार ने कोशिश की। इसके तहत रोजगार की व्यवस्था के साथ ही बस्तर ओलंपिक और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बस्तर पंडुम जैसे आयोजन कराए गए। नक्सलियों को हथियार छोड़ बातचीत का ऑफर दिया गया। इसके साथ ही बेहतर समर्पण नीति भी बनाई गई। नक्सलियों को योग्यता और इच्छा के अनुसार रोजगार, व्यवसाय के विकल्प भी दिए गए। मरने से विषाधारा खत्म नहीं होता, कुछ हद तक दब जाता है। विषाधारा को खत्म करना सरल बात नहीं है। देखिए, अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। गाजा में इजराइल के द्वारा हमला लगातार जारी है। हजार लोग मरे हैं वहाँ, लेकिन फिर भी हमास कहीं ना कहीं जिंदा है। इसीलिए मेरा कहना है कि निश्चित रूप से नक्सलवाद को बहुत बड़ा धक्का पहुँचा है, क्योंकि उनके जो प्रमुख नेता लोग हैं, जो उनका वैचारिक प्रेरणा देते हैं, वैचारिक समर्थन देते हैं, वैचारिक से आह्वान करते हैं, वो काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। बारबरा राव, गद्दड़, ये सब एक ज़माने में बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वो भी चुपचाप हो गए हैं, क्योंकि नक्सली मारे जा रहे हैं, लेकिन विचारधारा, कोई भी विचारधारा पूर्ण रूप से किसी विचारधारा का पूर्ण रूप से मौत नहीं होता। वो कुछ हद तक पीछे चला आता है, फिर आगे आता है, फिर पीछे चला आता है। नक्सलियों पर ताबड़तोड़ प्रहार के साथ ही सरकार बस्तर में विकास के रास्ते ग्रामीण आदिवासियों का दिल जीतने की भी कोशिश कर रही है। नक्सल समस्या के समाधान के लिए तय लक्ष्य में ये कोशिशें कितनी रंग लाएंगी, यह भविष्य में ही देखने को मिलेगा। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। राजनांदगांव में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने आपको दिखाया था कि राजनांदगांव के डोंगरगढ़ के गौटिया टोला गांव में किस तरह महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा था। गांव की महिलाओं को पीरियड्स के दौरान घरों से बाहर एक कमरे में रखा जाता है। इस दौरान न तो उन्हें घर में आने की इजाज़त होती है और न ही रसोई में जाने की। हमने खबर दिखाया और खबर दिखाए जाने के बाद डोंगरगढ़ जनपद पंचायत सीईओ समेत कई अधिकारी गौटिया टोला गांव पहुंचे। वहां ग्रामीणों से बात कर उन्हें जागरूक करने की कोशिश की, साथ ही महिलाओं को भी कई जानकारियां दी गई। कल इसी वक्त हमने आपको राजनांदगांव के गौटिया टोला गांव की खबर, गांव की रिपोर्ट दिखाई थी। 18 घंटे में ही अधिकारी गौटिया टोला गांव पहुंच गए, गांव की महिलाओं से मुलाकात की, उनसे बातचीत कर जागरूक किया। देखिए हमारी वो खास रिपोर्ट जिसका ये असर है।
राजनांदगांव जिले की सांझ में बसा एक छोटा सा गांव गोटिया टोला, जहां सूरज की किरणें तो पहुंची हैं, पर चेतना अब भी रास्ता ढूंढ रही है। यहाँ की बेटियां, बहुएं और माएं हर महीने उन दिनों एक कोने में सिसकती हैं, जहां न छत है पूरी, न दीवारें पुकार सुनती हैं। 5 से 7 दिन एकांत, अलगाव और अपवित्रता का अभिशाप बनकर आता है पीरियड। खाना, पानी, रिश्ते सब बाहर से आते हैं, पर साथ कोई नहीं होता। उनके कदम घर के आंगन तक नहीं पड़ सकते। वो घर जो उन्होंने ही बुहारा था कल, वो रसोई जिसमें कभी दाल बघारी थी, आज उनके लिए वर्जित है। जिस धरती की गोद में वो पलती हैं, जहां उनकी चूड़ियां खनकती हैं, वही धरती जब बेटी को कहती अब तू अपवित्र है, दूर रह, तब जंगल भी मौन हो जाता है। गोटिया टोला में चूल्हा परंपरा का धुआं देता है। वहां मासिक धर्म के दिनों में लड़की एक कोने की दीवार बन जाती है। अलग से बना था नफन बार किचन उचन रूम में नहीं जान दे तक में अपन एक अलग से कमरा में रहता। अलग से कमरा में था। काम मान्यता इसे मतलब पुराना समय से चला था। हाँ, पुराने से अलग रूम से रहता है और देवता धामी में नहीं जान, अलग से खाना बना के अपन एक रूम में रहता है। ये महज परंपरा नहीं, एक चुप्पी है जो पीढ़ियों से गूंज रही है। ये वो समय है जब इन महिलाओं को सहारे की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें दी जाती है दीवारों की दूरी। गांव की गलियों में अब भी वो आवाज नहीं उठी जो कह सके कि शरीर की जैविक प्रक्रिया कोई अपराध नहीं। एक लड़की जिसे माँ ने जन्म दिया था, अब माँ के कमरे में कदम नहीं रख सकती। 7 दिन 7 पहर की दूरी, न कोई छुए, न कोई पास बैठे। भोजन भी जैसे पिंजरे में डाला गया दाना हो, पर्दे के पीछे से चुपचाप। 5 दिनों तक उनको घर के बाहर एक रूम रहता है, वहाँ पे रहने दिया जाता, रखा जाता है और खाना पीना सब उनको वहीं दिया जाता है। बाकी कमरों में या पूजा रूम में या कहीं भी देवी का काम होता है, वहाँ उनको घुसने नहीं दिया जाता। ये उनकी मान्यता है और मेरे हिसाब से ये रूढ़िवादी परंपरा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए और ये तो भगवान प्रकृति का देन है। हमने कई तरह के डेटा खंगाले, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण से लेकर लैंसेट तक की रिपोर्ट जो बताती है छत्तीसगढ़ में 64.5% ग्रामीण किशोरियां मासिक धर्म के दौरान असुविधा और सामाजिक बहिष्कार का सामना करती हैं। अस्वच्छ मासिक धर्म प्रथाओं के कारण प्रजनन तंत्र संक्रमण और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। भारत में प्रजनन तंत्र संक्रमण के 20% मामले मासिक धर्म में स्वच्छता की कमी के कारण होते हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है वो जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे। आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है और एक जन जागरण की अगर आवश्यकता होगी तो वहाँ पे हम लोग एक विशेष कैंपेन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। पर आज भी ये परंपरा इस गांव में चली आ रही है। इसके साथ ही इस क्षेत्र के और जो गांव हैं वहाँ भी ये परंपरा आज भी जारी है कि महिलाएं मासिक धर्म के दौरान जो हैं घर के एक अलग हिस्से में रहती हैं और खाना बनाने और जो पूजा रूम है वहाँ उनका प्रवेश वर्जित रहता है। आज भी इनका कहना है ग्रामीणों का कि ये हमारी पुरानी परंपरा है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो देवी देवता है वो क्रोधित हो जाते हैं या इस तरीके से जो मान्यता जुड़ी है इसको लेकर ये जो किया जाता है। और महिलाएँ आज भी मासिक धर्म के दौरान अलग कमरे में रहती हैं और खुद ही खाना बनाती हैं। आज भी यह रूढ़िवादी परंपरा लगातार जारी है। मासिक धर्म कोई कलंक नहीं, एक प्रक्रिया है सृष्टि की, पर यह जानना ही काफी नहीं। समाज को समझना होगा कि चुप्पी से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। जिस समय एक लड़की सबसे ज्यादा असहज होती है उस समय उसे अछूत मानना, क्या ये हमारी संस्कृति या हमारी चुप्पी का परिणाम है? जब समय मांगता है साथ तब समाज देता है तन्हाई। पीरियड्स को अपवित्रता से जोड़ने वाली परंपरा अब भी जिंदा है। एक औरत की देह जब उसे सबसे ज्यादा सहारा चाहिए तब उसे कर दिया जाता है अलग। क्या इसी को कहते हैं सभ्यता? यह हमें अब फिर से सोचना होगा। स्त्री सिर्फ शरीर नहीं, चेतना है। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV। और सियासी गलियारे से अहम खबर, जहां विजय शाह मामले में उमंग सिंगार ने सवाल उठाए हैं। सिंगार ने SIT की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। IG प्रमोद वर्मा 2010 में खरगोन के SP थे, सिंगार कह रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि उस समय विजय शाह प्रभारी मंत्री थे। कल्याण चक्रवर्ती 2018 में खरगोन के SP थे, उस वक्त विजय शाह वन मंत्री थे।
जिन्होंने उनके अधीन काम किया वो जांच करेंगे। सिंघार का ये बड़ा सवाल है, क्या ये जांच है या बचाव अभियान? उमंग सिंघार का बड़ा बयान सामने आया है। विजय शाह मामले में उमंग सिंघार ने सवाल उठाए हैं। सिंघार ने एसआईटी की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल उठाया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें और भी हैं, चल लौटेंगे।